Okay, fine. So it's 8 o'clock and we are going to start our session. राहुल प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लें. ओके, थैंक यू. हाँ, कल किसी स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मेरे से डिमांड किया था कि सर आप एमसीक्यू भी प्रोवाइड करो, आप जो भी पढ़ाओ उसका आप एमसीक्यू क्लास में आप प्रोवाइड कर दें ताकि हम लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए इन सब चीज़ों को समझना. ओके, तो मुझे नाम याद नहीं है कि किसने मुझे कॉल किया था, बट ऑन हिज डिमांड मैंने जो पढ़ाया था लास्ट क्लास में उस बेसिस पे मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ. आप ये देखिए, अगर आप में से किसी ने बोला था तो प्लीज टेल मी यस. ये देखिए, इतने सारे एमसीक्यू में लेके आया हूँ आपके लिए. ठीक है, तो आप लोग बताएं कि पहले मैं ये एमसीक्यू आप लोगों को करवा दूं या फिर पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूं. टॉपिक तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, तो हमने डिमांड फंक्शन हम अपना स्टार्ट कर चुके थे. तो आप लोग बताएं, थोड़ा सा और स्ट्रेंथ आ जाने देते हैं क्योंकि अभी सिर्फ 8 लोग से ज्वाइन किए हैं. तो थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाता है, फिर 2 मिनट और वेट कर लेते हैं क्योंकि किसी का फिर मिस हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा. आप में से किसी ने डिमांड किया था क्या एमसीक्यू का? हेलो सर. हेलो. सर आपने फिर पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया तो हमने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया. आपने प्रिपेयर नहीं किया पीडीएफ? तो इस क्लास की पीडीएफ तो मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दी थी. तो नहीं आया. नहीं आया? किसी किसी नहीं मिला था. मैंने तो जो फर्स्ट डे मैंने रिकॉर्डेड सेशन डाला था ना, उसके बाद ही मैंने इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया था. मैंने लेट ज्वाइन किया इसलिए वो नहीं अच्छा, आया. आपने लेट ज्वाइन किया. अच्छा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते थे ना व्हाट्सएप पे, आप मांग लेते पीडीएफ मेरे से. ओके ठीक है, अभी क्लास के जस्ट बाद मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि जिनका भी छूट गया है, जो भी लेट ज्वाइन किए हैं, उन सबको पीडीएफ प्रोवाइडेड हो जाए. ठीक है. सर, आपने कितने लेक्चर से अभी सर तक गुड दिए हैं? इवनिंग. गुड इवनिंग. अभी मैंने एक ही लेक्चर लिए हैं. एक ही लेक्चर सर दिया. जो हाँ, लेक्चर दिया आपने उसका पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया आपने ग्रुप में. मैंने उस ग्रुप में पहले ही प्रोवाइड कर दिया था. अच्छा ठीक है, मैं क्लास के पहले ही मैं प्रोवाइड कर दिया था. ठीक है, मैं फिर से अभी क्लास ओवर हो जाएगा ना तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है. थैंक यू सर. हाँ सर, लेक्चर वाइज में पीडीएफ सर करते रहना प्रोवाइड हमें. बिल्कुल, मैं क्लास के पहले ही प्रोवाइड कर दिया था. 2 दिन पहले ही मैंने प्रोवाइड कर दिया था. अच्छा, शायद सर सर आपको आई थिंक मैंने उसके आप बाद ओके, आप ज्वाइन लोगों को किया. नोटिफिकेशन नहीं गया होगा. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नॉट एन इशू. मैं प्रोवाइड कर देता हूँ क्लास के जस्ट बाद ही मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, अब से क्लास होगी, क्लास के जस्ट बाद मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर ओके सर. दूंगा. ओके ठीक है, पीडीएफ की आप लोगों को ओके टेंशन सर. नहीं लेना है. रिकॉर्डेड सेशन का टेंशन नहीं लेना है. उस दिन क्लास ओवर हुई थी, उसके जस्ट बाद मैंने रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर दिया था. विद इन 1 आवर मैंने रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर दिया था. दिस इज रिकॉर्डेड है. हाँ, तो लेट ज्वाइन पीडीएफ किया. पीडीएफ मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि पीडीएफ मैं 2 दिन पहले ही दे दिया था. कोई बात नहीं, आई विल प्रोवाइड यू दैट. आज फर्स्ट क्लास किसका किसका है और लास्ट क्लास किसने किया था?
आज किसका किसका फर्स्ट क्लास है, एक बार बता दें आप लोग। जी सर, मेरा आज फर्स्ट क्लास है। गुड इवनिंग। एक बार आप लोग चैट कॉलम में बता दें, क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा ना। कितने लोगों का सेकंड क्लास है और कितने लोगों का फर्स्ट क्लास है। गुड इवनिंग सर, रेमेक्स डर, ओके गुड इवनिंग। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, ओके आपका फर्स्ट क्लास है। वानी मुजफ्फर, आपका सेकंड क्लास है, ओके। तो वानी आपने रिवाइज किया है। मुझे पीडीएफ ही नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने प्रिपेयर नहीं किया। अच्छा कोई बात मैंने नहीं। ही बोला ना सर, शायद मैंने लेट ज्वाइन किया ओके तो ओके इसलिए पीडीएफ नहीं आया। ओके ओके ओके, नो इशू नो इशू। आप मेरे से मांग लेते पीडीएफ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, आप मेरे से आराम से मांग सकते हो वहाँ पे पीडीएफ, आप ग्रुप पे मैसेज कर ठीक देते। है, ओके ठीक है सर। ठीक है। कल मेरे पास किसी स्टूडेंट ने, आपके बीच में किसी ने कॉल किया था मेरे को, और उन्होंने मेरे से एमसीक्यू भी डिमांड किया, तो मैं आज एमसीक्यू आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके भी लाया हूँ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव टॉट इन द लास्ट क्लास। तो आज हम लोग वो एमसीक्यू भी करेंगे। बस मैं वही वेट कर रहा हूँ कि एक बार सब लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि पता है आप लोग थोड़ा सा टाइम से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब आप लोग टाइम एक्सटेंड करोगे तो फिर मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 8 o'clock आप लोगों की क्लास स्टार्ट होती है, तो आप लोग प्लीज 8 o'clock सबको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जब भी आप लोगों का जो टाइमिंग शेड्यूल आ जाएगा ना, तो 8 o'clock आप लोग प्लीज कोशिश करना कि सब लोग ज्वाइन कर लें, ताकि हम लोग टाइम से क्लास स्टार्ट कर पाए। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर करिए। थोड़ा सही और हुआ, अब करो कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करूँ अब। क्या ठीक है, एक बार आप लोग सबको अपना माइक म्यूट कर लें, सबको, जितने लोग हैं सबको अपना माइक म्यूट कर लें। आज मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का आज फर्स्ट क्लास है और कुछ लोगों का सेकंड क्लास है, ठीक है। तो एक बार आप लोग जो फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डेड सेशन है वो एक बार आप लोग देख लेना। अभी मैं क्या करता हूँ कि विद इन 10 मिनट्स मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ फर्स्ट क्लास का, और फिर लेटर हम लोग उस पर कुछ एमसीक्यू है वो हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लें, और फिर हम लोग आगे आज अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, आपको जो भी बीच में डाउट होगा वो डाउट आप बिल्कुल आराम से चैट कॉलम में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मुजामिल बासी रेजिड हैंड, ओके बोलिए। हैंड रेज किसी ने किया है। श्यामलाल आप अपना माइक प्लीज ऑफ कर लें, सबको अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। मुजामिल बासिर आपने हैंड रेज कर रखा है, आपको कुछ पूछना है तो आप चैट सर कॉलम में। इनको बोलो सर। हाँ आप चैट कॉलम में हेलो प्लीज। सर। हाँ हेलो सर। सर इनको बोलो ये अपना ये कैमरा और ये करो बंद अपना माइक। हाँ कैमरा से ये रिकॉर्डिंग खराब होता है हाँ उससे। वही वही मैं बोल रहा हूँ कि कैमरा और माइक आप लोग दोनों बंद कर लें, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज आएगा तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। प्लीज सर आप लोग। ये किस मुजामिल अपना ये करो बंद कैमरा। फिर मैं लास्ट क्लास का थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, और फिर आगे आज हम लोग अपना सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी ऑब्जर्व कैम एंड माइक, ओके 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 ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था
सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए थे, तो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देखा था डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, ये आप सब रिकॉर्डेड सेशन में देख लेना। उसके बाद हम लोगों ने उसके बारे में बात की थी अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स। लिमिटेड मीन्स मतलब हमारा जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, बट जो हमारा ऑब्जेक्टिव, जो हमारा गोल्स, जो हमारा डिजायर है, जो हमारा वांट्स है, ये सब क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसके बीच में हम लोगों को बैलेंस, फिर किसी का माइक ऑन हो गया, ठीक है। फिर अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मींस ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्कार्सिटी एंड चॉइसेस देखा था। स्कार्सिटी एंड चॉइसेस में इसी स्कार्सिटी एंड चॉइस के बेसिस पे ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि एवरीथिंग इज स्कार्स और लिमिटेड, हर चीज जो भी है वो स्कार्स है, लिमिटेड है। तो चूंकि रिसोर्सेज, जब हमारे पास स्कार्सिटी है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो फिर हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को एक प्रॉपर चॉइस क्रिएट करना है ताकि हम लोग उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर पाए, ठीक है। और उसी बेसिस पे हम लोगों ने ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखा था लास्ट क्लास में, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भी पॉइंट इस कर्व के बाहर लाई करता है उसको आप अनअटेनेबल पॉइंट बोलते हैं, जो भी पॉइंट इस कर्व के अंदर लाई करता है उसको आप इनसफिशिएंट पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि वहां पे आपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं किया है। जो भी पॉइंट इस कर्व ए बी पे लाई करता है वो एफिशिएंट कॉम्बिनेशन होता है। अगर वो पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, तो इट मीन्स क्या कि आप कितना यूनिट X1 कमोडिटी का प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसी रिसोर्सेज से कितना यूनिट आप X2 कमोडिटी का प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है तो ये हर कंट्री के लिए ये पॉइंट्स वैरी करते रहते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस देखा था। तो मैंने आपको बताया था माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। माइक्रो छोटा, तो जब भी हम एक छोटे पैरामीटर पे किसी चीज का बात करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स पे, एक छोटी सी सोसाइटी पे हम लोग बात करते हैं, तो ये सब मेरा माइक्रो के अंदर आता है। मैक्रो के अंदर क्या आता है, तो जब हम किसी पैरामीटर्स को लार्ज स्केल पे बात करते हैं, तो ये सब हमारा मैक्रो के अंदर आता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सब चीज पढ़ाया था और इसमें पूछा भी था कि अनएम्प्लॉयमेंट किसके अंदर आएगा, इन्फ्लेशन किसके अंदर आएगा, ये सब चीज हम लोगों ने देखा था माइक्रो और मैक्रो के बीच का, ठीक है। अब देखिए सप्लाई एंड डिमांड इंडिविजुअल मार्केट में किस पे आएगा, माइक्रो के अंदर आएगा। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर चॉइस थ्योरी, इंडिविजुअल लेबर मार्केट जहाँ पे वेज डिटर्मिनेशन। अच्छा, अब आप लोग कोई बोलेगा कि सर वेज डिटर्मिनेशन कैसे माइक्रो के अंदर आ सकता है। तो लेबर को जो आप वेजेस देते हो, क्या वो फिक्स वेज होता है? नहीं, वो हर जगह डिफर करते रहता है। कहीं पे वो 100 रुपीज होता है, कहीं पे वो 150 रुपीज होता है। तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी में कितना वेजेस चल रहा है, उसमें वहाँ पे कितने लेबर का डिमांड है। अब विलेजेस में चले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत कम वेज पे हमको लेबर मिल जाएगा, थोड़ा हम सिटी में जाएंगे तो हमें ज्यादा वेजेस पे लेबर मिलेंगे। तो ये सब चीज डिफर करता है। तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है, तो ये माइक्रो के अंदर आता है। एक्सटर्नलिटी किसके अंदर आएगा, माइक्रो के अंदर आएगा। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। मैक्रो के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट बोरिंग, ये सब किसके अंदर आता है, मैक्रो के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड में क्या था, इफेक्टिव डिमांड एंड एब्सोल्यूट डिमांड। अब हमने आपको बताया था कि इफेक्टिव डिमांड क्या होता है। इफेक्टिव डिमांड क्या होता है कि जब आपके पास नीड्स हो और नीड्स के साथ आपके पास पैसा, जब आप डिजायर कर रहे हो किसी चीज का, ठीक है, जब आप किसी चीज का डिजायर कर रहे हो और डिजायर के साथ आपके पास पैसा भी हो, जिसको परचेजिंग पावर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डिमांड होता है ये इफेक्टिव डिमांड होता है। इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बेगर का, कि सेम बेगर अगर ये 100 रुपीज का बर्गर चाहता है कि ये खाए, ठीक है, बट इसके पास पैसा नहीं है, तो इसका डिमांड कैसा हुआ, एब्सोल्यूट डिमांड हुआ। बट अगर इसने दिन भर भीख मांग के अगर शाम को ये 100 रुपीज कमा लेता है, तो इसके पास पैसा भी है 100 रुपीज और इसके पास डिजायर भी है बर्गर खाने का, तो अब इसका डिमांड क्या हुआ, इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था, डिमांड एंड प्राइस फॉर गुड्स। तो किस तरीके से प्राइस और डिमांड आपस में रिलेटेड है, ठीक है। तो प्राइस और डिमांड आपस में कैसे रिलेटेड है, तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड। अगर हम प्राइस को बढ़ाते हैं तो डिमांड क्या होगा, हमारा घट जाएगा। अगर हम प्राइस को घटाते हैं तो डिमांड क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्राइस इज द कॉज एंड क्वांटिटी डिमांड इज द इफेक्ट, ठीक है। प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ऐसा लिखते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जैसे y इज इक्वल टू 2x, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये सब आप एक बार, जिसका भी फर्स्ट क्लास है वो सब आप लोग एक बार वीडियो मेरा देख लेंगे,
उस वीडियो से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, बहुत ईजिली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं अभी थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा-थोड़ा आइडिया हो जाए जिसका भी आज फर्स्ट क्लास है। प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट है और क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको हम लोग इंडोजीनस वेरिएबल भी कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको हम लोग एक्सोजीनस भी बोलते हैं। स्पीड थोड़ी कम करो आप पढ़ाने की। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं लास्ट क्लास का रिवाइज करा रहा हूँ, मैं बहुत ही स्लो पढ़ाता हूँ। अभी मैं स्टार्ट करूंगा, फिर आप देखना, अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, मैं इतना फास्ट पढ़ाता ही नहीं हूँ। ये तो मैं सब कुछ पढ़ा रखा है, इसलिए मैं बस इसको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो, अगर सेकंड क्लास है तो आप जानते हो कि मैं कितना स्लो पढ़ाता हूँ। ओके सर, ओके। फिर हम लोगों ने ये देखा था डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम प्राइस इंक्रीज करते हैं तो हमारा डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर हम प्राइस डिक्रीज करते हैं तो हमारा डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसलिए डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों ये होता है, क्योंकि प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, प्राइस को हम लोग वाई एक्सिस पे लेते हैं और डिमांड को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग प्राइस डिक्रीज कर रहे होते हैं तो हमारा क्या होता है, डिमांड इंक्रीज हो रहा होता है। इसलिए ये जो आपका जो स्लोप आता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। ये देखिए, ये आपका ये प्राइस है और यहाँ पे डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब प्राइस अगर ये है तो आपका डिमांड कहीं पे यहाँ पे होगा। अगर प्राइस मैंने घटा दिया तो आपका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर प्राइस मैंने और घटा दिया तो आपका डिमांड क्या और बढ़ जाएगा। देख रहे हैं, पहले अगर प्राइस ये है तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड, आप इतना ही डिमांड कर रहे हैं। अगर आपने प्राइस और कम किया तो आप इतना डिमांड कर रहे हो, और प्राइस आपने कम किया तो आप इतना डिमांड कर रहे हो। तो ये देख रहे हैं, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। तभी तो हम लोगों ने पढ़ा है प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड। प्राइस को आप जैसे जैसे घटाएंगे आपका डिमांड बढ़ती जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, Q इज इक्वल टू A माइनस BP। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेंगे। इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको A और B गिवन रहेगा। आपको प्राइस या क्वांटिटी में से कुछ एक कैलकुलेट करना रहेगा, उसमें से एक आपको वेरिएबल गिवन रहेगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई में क्या देखा था कि डिमांड हमेशा किस तरफ से होता है, प्रोड्यूसर की तरफ से, सॉरी कंज्यूमर की तरफ से। क्योंकि जो डिमांड करता है, कौन डिमांड करता है, तो जो कंज्यूम करता है, मतलब हम लोग जो है वो कौन है, कंज्यूमर है। और जो सप्लाई होता है ये हमेशा किससे रिलेटेड होता है, तो प्रोड्यूसर की तरफ से। तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि सप्लाई बढ़ाएं, और प्राइस बढ़ने से प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने सप्लाई को बढ़ाएगा ज्यादा प्रॉफिट के लिए, है ना। तो ये सप्लाई जो होता है ये जब भी हम देखेंगे तो ये हमेशा हम प्रोड्यूसर साइड से देखेंगे, और जो डिमांड होता है ये जब भी देखेंगे हम कंज्यूमर साइड से देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई डिमांड देख लिया था। उसके बाद इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम हम लोगों ने देखा था। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम का क्या कॉन्सेप्ट था, तो जब आपस में किस पॉइंट पे क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड इक्वल हो जाता है, क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड आपस में इक्वल होता है जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन मार्केट जनरली इक्विलिब्रियम में होता नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को डिसइक्विलिब्रियम में डाल देते हैं, जैसे इलेक्शंस, इन्फ्लेशन, वॉर, मॉनसून, टेररिज्म, क्लाइमेट वगैरह एक्सेट्रा। ये जितने भी कंडीशंस होते हैं ये मार्केट को डिसइक्विलिब्रियम में डाल देते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड बैलेंस द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। और फिर हम लोगों ने ये डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा था सप्लाई और प्रोड्यूसर्स का और प्राइस का, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम लोगों को ये अपना थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जहाँ पे डिमांड को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, आज हम लोगों को ये देखना है, ठीक है। अब इसके पहले आप लोग ये बताइए कि मैं अभी ये टॉपिक स्टार्ट करूं या इससे रिलेटेड जो MCQ है ये मैं अभी क्लास में करा दूं, क्योंकि किसी ने लास्ट क्लास में मेरे से MCQ का डिमांड किया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा कि अगर मैं कुछ भी पढ़ाऊं उसके साथ में MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को करा दूं, ताकि आप लोगों का हाँ सर, साइड ताकि क्लियर हमें हो। पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। हाँ ठीक है, तो अभी मैं पहले MCQ करा दूं।
एमसीक्यू सर, एमसीक्यू। ओके ठीक है। और जिसने मेरे से एमसीक्यू का डिमांड किया था, क्या आज वो क्लास में आए हैं? तो प्लीज अगर आए हैं तो आप अपना नाम बता दें, क्योंकि आपने बहुत अच्छा डिमांड किया था। ठीक है। अच्छा, गुरदीप कुमार, आपने डिमांड किया था एमसीक्यू का? यस सर, सर मैंने ही कहा था ताकि, क्योंकि हम ना इस बैकग्राउंड से नहीं है, हमें हाँ। पता चल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। ओके ठीक है, वंडरफुल गुरदीप। अगर आपने जो डिमांड किया था ये Yes. आपके पूरे फ्रेंड्स को हेल्प करेगा। ठीक है गुरदीप, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, और सब कोई अटेम्प्ट करेगा, किसका गलत हो सही हो इससे कोई मतलब नहीं है, सब कोई अटेम्प्ट करेगा। the same terms of tend to buy normal men price for third part. प्लीज I think प्लीज third, जिसका भी 3 माइक, वर्ड। ठीक है Third ठीक है, part. जिसका भी माइक ऑन, सब कोई अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज। माइक ऑन नहीं करें आप लोग, चैट कॉलम में आंसर्स बता दें, वरना आपके लिए दिक्कत हो जाएगा जब आप रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे। तो प्लीज माइक ऑफ कर दें। आप लोग चैट में बताएंगे ना, तो मैं आप लोगों का नाम भी देख पाऊंगा और मुझे पता चलेगा कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। ठीक है, मेजॉरिटी ने थर्ड बताया है, वंडरफुल। This law says that other thing remaining the same, a consumer would tend to buy more when price falls and buy less when price rises। तभी ये जो कॉन्सेप्ट है डिमांड, अरे वाह वंडरफुल, सबने थर्ड बताया है। तभी जो ये कॉन्सेप्ट है कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, ये यहीं से निकल के आता है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। सर फोर्थ वाला। सलमान सोहिल, आपने जो बताया है ऐसे ही एग्जाम में आप गलत करते हो। सर फोर्थ वाला प्लीज ऑप्शन। प्लीज आप लोग सब कोई अपना माइक ऑफ कर लें, चैट कॉलम में बताएं। सर फोर्थ वाला है। इसका भी थी आई थिंक। एनपी गुरदीप कुमार, आपने गलत किया। मैंने बोला ना, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों अलग अलग है। डिमांड फंक्शन किससे रिलेटेड होता है? कंज्यूमर साइड से। सप्लाई फंक्शन किससे रिलेटेड होता है? प्रोड्यूसर साइड से। तो जब क्वांटिटी, जब प्राइस किसी चीज का बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होता है, और प्राइस किसी चीज का घटता है तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था लास्ट क्लास में। तो 1 यस एंड सर। 2 ये दोनों करेक्ट है, इसलिए आंसर आपका फोर्थ होगा। ये तो आपने क्या बता दिया, डिमांड फंक्शन का बता दिया थर्ड वाला। और जिसने फर्स्ट बताया है प्लीज सर आप अपने आंसर फोर को ही बोला ना। हाँ, बहुत मेजॉरिटी ने 4 बताया है। जिसने गलत बताया मैं उनका बता रहा हूँ, मेजॉरिटी ने 4 बताया है। वंडरफुल, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। जिसने थर्ड बताया है उसके लिए मैं बता दूं कि आपने क्या गलत किया, और जिसने फर्स्ट बताया है उसके लिए मैं बता दूं कि एग्जाम में पूरा क्वेश्चन, पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे जनरली टिक नहीं करते, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। ठीक है, ओके। यहाँ ये क्वेश्चन सबका क्लियर हुआ? यस सर। बासीर, आपका क्लियर हो गया ये?
यस सर। ओके, थैंक यू। किसी भी एक स्टूडेंट का डाउट यहाँ पे रह नहीं जाना चाहिए। मैं सबका यहाँ पे डाउट क्लियर करूंगा। जो बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, जिनका नहीं है, सबका क्लियर होगा। ठीक है, आप लोग थर्ड क्वेश्चन बताएं। वानी मुजफ्फरपुर रिपीट। अच्छा वानी, ठीक है वानी, इसके बाद मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बता दें, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। सर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सर फर्स्ट ऑप्शन है। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। आप लोग प्लीज चैट कॉलम में बताएं, प्लीज माइक ऑन ना करें। मेजॉरिटी का फर्स्ट आया है और फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। वेल डन। जब इक्विलिब्रियम आता है तो इट मींस जब क्वांटिटी सप्लाई बैलेंस करता है क्वांटिटी डिमांडेड। वेल डन। हाँ, जिसने मेरे से पूछा था सेकंड क्वेश्चन रिपीट करने के लिए, उनको मैं बता दूं। सप्लाई फंक्शन जो है ये हमेशा किससे रिलेटेड होता है? प्रोड्यूसर साइड से। तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि जब प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर चाहेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा सेल हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा सेल कैसे करेगा? जब वो अपना सप्लाई बढ़ाएगा। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, जब प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा। डिमांड फंक्शन का ठीक ऑपोजिट होता है सप्लाई फंक्शन। तो यहाँ पे आपने देखा कि ए के ऑप्शन क्या बोल रहा है? प्राइस ऑफ गुड्स एक्स राइजेस द क्वांटिटी सप्लाई टेंड्स टू इंक्रीज। तो ये सप्लाई फंक्शन करेक्ट है। एज प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाई टेंड्स टू डिक्लाइन। तो ये भी करेक्ट है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया फोर्थ। एट लास्ट आस्क हु करेक्टेड ऑल। बिल्कुल, हाँ, आप लोग बहुत ईमानदारी से बताएंगे कि किसने सारा ही करेक्ट किया है। आप लोग एक बार नंबरिंग करते जाएंगे, ठीक है, कि आपका कितना करेक्ट हुआ कितना गलत हुआ, और लास्ट में जब ये पूरा मैं एमसीक्यू करवा दूंगा तो आप लोग सब बताएंगे कि किसका कितना करेक्ट हुआ था। ठीक है, और प्लीज ऑनेस्टी के साथ आप लोग बताएंगे। ओके वानी, वंडरफुल। ठीक है, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, आई गॉट इट, बट प्लीज माइक ऑन नहीं करिए, प्लीज माइक ऑफ रखें। सर फिर मैसेज कहाँ पे करना है? व्हाट्सएप पे या मतलब इसके नहीं, चैट पे? चैट, इसके चैट पे, इसके चैट कॉलम पे। मोर ऑप्शन पे जाओ, मोर ऑप्शन पे जाओ, वहां पे चैट आता है। मोर ऑप्शन पे आपको चैट ओके मिलेगा, ओके थैंक वहां पे आपको चैट, हाँ वहां पे आपको। ओके ओके। ठीक है, मेजॉरिटी का मैं आंसर देख पा रहा हूँ कि मेजॉरिटी ने 3 किया है, किसी किसी ने 1 किया है। ठीक है, जिसने 1 किया है मैं उनके लिए बता दूं कि मैं क्वेश्चन आपके लिए ही डाला था, क्योंकि इलेक्शन, इन्फ्लेशन, वार, मॉनसून एंड टेररिज्म ये मैंने अपने नोट्स में प्रोवाइड किया है। ठीक है, बट इसके साथ मैंने और भी चीजें बताई थी जिसमें जो मैंने नोट्स में नहीं लिखा उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। क्लाइमेट चेंज ऑल्सो विल कम अंडर दिस। कोई किसी भी चीज से अगर आपको दिखता है कि वो मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में आएगा तो वो सब डिसइक्विलिब्रियम का पार्ट होता है। तो ऑप्शन विल बी 3, नॉट ओनली 1। और मैंने बोला ना कि आप एक बार पूरा ऑप्शन पढ़े। ठीक है, मेजॉरिटी ने 3 बोला है, बहुत अच्छा। जिसने 3 बोला है, वंडरफुल, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, आप लोग अपना एक चार्ट भी बताते जाना कि किसका कितना सही हो रहा है, लास्ट में मैं पूछूंगा आप लोगों से। 3 ओके, वंडरफुल। चलिए, ये आपका 5th क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक आप लोग करेक्ट कर रहे हो, बहुत लोगों का
बहुत प्यारा आंसर आ रहा है, अभी तक सबका करेक्ट आ रहा है। ओके, वंडरफुल, एवरीबडी इज राइट। इसमें किसी ने गलत नहीं किया है। अरे किसी एक ने गलत कर दिया। ऑल, किसी ने बताया ऑल। इकोनॉमिक ग्रोथ माइक्रो का पार्ट कैसे हो सकता है? ये तो मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा भी था। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो, या तो आपने सही से पढ़ा नहीं, या आपने यहाँ पे माइक्रो के बजाय मैक्रो से कंफ्यूज हो गया। दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये गलत है। इकोनॉमिक ग्रोथ किस में आएगा? मैक्रो के अंदर आएगा। क्या आप अपने घर में बोलते हो क्या कि इकोनॉमिक ग्रोथ आज डिक्रीज है, आज इंक्रीज हो रहा है? बट ये पूरे कंट्री का बात होता है ना, ये बहुत लार्ज पैरामीटर्स पे बात होती है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ विल ऑलवेज कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसने ये गलत किया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 मींस 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ूं। ओके, इसमें तो बहुतों ने गलत किया है। ये तो बहुत लोगों का गलत हो रहा है। ये बहुत लोगों का गलत हुआ है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो अब करेक्ट होना शुरू हुआ। पैराडॉक्सियल फैक्टर, देखिए आप लोग ना शायद इस वर्ड से कंफ्यूज हो गए होंगे। एग्जाम में कभी कभी आपको ऐसा वर्ड दिख जाएगा जो लगेगा कि हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, ये क्या आ गया अचानक से। पैराडॉक्सियल फैक्टर अगर नहीं भी पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। पैराडॉक्सियल फैक्टर देखिए, इनफैक्ट ये आसानी किया है। पैराडॉक्सियल फैक्टर का क्या मतलब होता है कि जो अपोजिट सेंस में वो मूव करते हैं। मीन्स कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। तो आपको क्या मैंने पढ़ाया है, आपका जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है कि नहीं, बट आपका जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो डिजायर है वो बहुत है कि नहीं, अनलिमिटेड है कि नहीं। तो ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। मेनी डिजायर एंड लिमिटेड कंजम्पशन, ये तो दोनों यहाँ पे तो ये दोनों सिनोनिम है। डिजायर आपका बहुत है, कंजम्पशन आपका लिमिटेड है नहीं, कंजम्पशन भी तो आप चाहते हो अनलिमिटेड हो, तो ये तो गलत हो गया। मेनी रिसोर्स एंड लिमिटेड गोल्स नहीं, रिसोर्सेस मेनी कहाँ से हो जाएगा, रिसोर्सेस की तो स्कार्सिटी है। तो किसने किसने फोर्थ बोला था, वो लोग कैसे फोर्थ बोल रहे थे? फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। गलत सही क्या है? तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। यही होता है, पूरा पढ़ने के बाद भी आप लोगों का गलत होता है। जब गलत होता है ना तो वहां पे आप लोग सीखते हो। अब सब किसी को समझ आ गया वन ऑप्शन? हाँ गुरदीप, आपने बोला था 1 और 4, हाँ मैंने देखा था। बट 4 आपने कैसे बोला? आपको सेकंड में या थर्ड में आपको दिखा नहीं कि कहीं भी ये गलत हो सकता है? लिमिटेड कंजम्पशन की बात हो रही, कैसे लिमिटेड कंजम्पशन? लिमिटेड गोल्स और मेनी रिसोर्सेस की बात हो रही, तो बिल्कुल गलत है। सही स्टेटमेंट तो सिर्फ यही है, मेनी गोल्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो इसमें आई थिंक कि अब सर मेरे तो राइट हैं। ओके महेश, आपके राइट हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं। मैंने क्या पढ़ाया था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? इकोनॉमिक्स मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो इसी से स्टार्ट किया था, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स। लिमिटेड मीन्स, लिमिटेड मीन्स में मैंने क्या बताया था कि ये किसकी बात होती है, रिसोर्सेस की बात होती है। और अनलिमिटेड वांट्स में मैंने क्या बताया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल, हमारा डिजायर, ये सब हम लोग जो भी चाहते हैं, ये हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पास जब भी कुछ भी हमारे पास आता है हम और चाहते हैं कि क्या कोई ह्यूमन बीइंग कभी सेटिस्फाइड होता है? नहीं होता है।
तो इसी बेसिस पे तो हम लोग इकोनॉमी को स्टार्ट ही किए थे। इसके बाद आया था आपका सेकंड पॉइंट, दैट इज स्कार्सिटी एंड चॉइस, जिसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या बता रहा है, मेनी गोल्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट है। बट सेकेंड ऑप्शन क्या बता रहा है, मेनी डिजायर, यहाँ तक तो सही है। बट लिमिटेड कंजम्पशन, कंजम्पशन तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा अनलिमिटेड हो। अच्छा, आपका फर्स्ट क्लास है इसलिए आपका कॉन्सेप्ट नहीं है इकोनॉमिक्स का, कोई बात नहीं, आज से आपको सब कुछ समझ आएगा। फर्स्ट क्लास है जिनका भी, आपने रिकॉर्डेड वीडियो देखा है जो मैंने रिकॉर्डेड सेशन दिया था, तो आप लोग प्लीज वो देख लें। मैंने तो ये लेक्चर अटेंड नहीं किया है, ओके कोई बात नहीं। नहीं तो जिसने रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखा तो फिर आपको कैसे समझ आएगा। आप लोग एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लें, ठीक है। और फिर उसके बाद कोई डाउट होता है तो मेरे से जरूर पूछें। बट जो लास्ट क्लास में जो भी यहाँ पे थे, आई थिंक कि उनका ये करेक्ट हुआ होगा। तो ऑप्शन 1 आपका सही है, ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 3 गलत है, दैट इज 4 तो हो ही नहीं सकता, 1 इज करेक्ट। ठीक है, सबका क्लियर, आगे बढ़ूं। रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ है सर? रिकॉर्डेड वीडियो ग्रुप में मिलेगा आपको। रिकॉर्डेड वीडियो सर ने डाला था ना, आपको ग्रुप में मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर, ये 5 था, ये आपका 6 था, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यस, बताएं। सर बहुत अच्छा मेथड है, ओके चलिए बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा ना कि आपने जो भी पढ़ा है ना, उसका सारा डाउट अगर आपके मन में होगा भी, आप नहीं समझ पा रहे होगे, तो क्वेश्चंस के थ्रू आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं कभी भी कुछ भी पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू जरूर करा दूंगा, एक टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको एमसीक्यू करा दूंगा। ये बहुत लोगों का करेक्ट आ रहा है। गुरदीप कुमार, आपका कर्व के बारे में भी आपका क्लियर नहीं है, ठीक है, ओके आई गॉट इट। सर प्लीज अपलोड प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो इन ग्रुप। अच्छा ठीक है, मैं अभी क्लास के बाद सर को बोलता हूँ, मैं खुद ही डाल दूंगा। ओके ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें बहुत लोगों ने करेक्ट किया है, सिर्फ 1-2 स्टूडेंट ने इसको गलत किया है। ये आपका अंडर स्कार्स रिसोर्स, इसी में तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इसको ही बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। तो योर ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, इसके आंसर 5th है। किसी ने बोला प्रोडक्शन चॉइस कर्व, नहीं ये प्रोडक्शन चॉइस कर्व नहीं है, नहीं थर्ड ऑप्शन किसी का नहीं है, प्रोडक्शन स्कार्सिटी कर्व किसी का नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा है कि ये क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंडर स्कार्स रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होती है तो कौन सा चॉइस ऑफ प्रोडक्शन आपको हेल्प करता है डिटरमिन करने में कि आपका इकोनॉमी गुड कंडीशन में चले, तो कौन सा हेल्प करेगा? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एच आई इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, अच्छा मुदासिर, ओके आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, ओके थैंक यू। मैंने आपके लिए ही क्वेश्चन फ्रेम किया था क्योंकि गुरदीप ने मुझे क्वेश्चन बनाने के लिए बोला था, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ गुरदीप को कि गुरदीप ने क्वेश्चन डिमांड किया था। कुछ भी अच्छा चीज हो आप लोग डिमांड कर सकते हो, बिल्कुल। चलिए ये वाला आप लोगों का क्लियर हुआ। हाँ, जिसने 5th ऑप्शन नहीं देखा था, यही मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन देख के क्यों मैं ऑप्शन ए में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाला, मैंने प्रोडक्शन स्कार्सिटी कर्व क्यों नहीं डाला ऑप्शन 1 में? इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे आप गलत भी करते हो ना तो आपको दिमाग में रहेगा कि अच्छा मैंने किस बेसिस पे गलत किया था, सारा पढ़ने के बाद भी मैंने गलत करके आया है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ हमको सुधार करना है। तो यही एग्जाम प्रेशर होता है जहाँ पे आप गलत करते हो। अब आपको याद रहेगा कि आपको सिर्फ ऑप्शन 1 पढ़ के आगे नहीं बढ़ना है, नीचे तक ऑप्शन देखना है। यस ओके ठीक है, ये आपका 7th क्वेश्चन ओवर हो गया। चलिए हम लोग 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये बताइए। वेरी गुड इवनिंग सर, हाउ मच विल इट टेक यू टू कंक्लूड द सेशन? आई हैव टू गिव
नेक्स्ट लेक्चर प्लीज लेट मी नो सर। ये 1 आवर की क्लास है सर। आपका आपने मेरे से पूछा 8 to 9 की क्लास होती है ये, 8 to 9 की। आई थिंक आज थोड़ा सा डिले हो जाएगा, 9-10 तक ये क्लास चलेगी क्योंकि थोड़ा सा क्लास डिले स्टार्ट हुआ है, लेट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए ये आपका 8th क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दें। मुदस्सिर एक बार प्लीज आप क्वेश्चन को फिर से रीड करिए। आप एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। गुरदीप आप एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करिए। वानी आप भी एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करें और इस क्वेश्चन को करेक्ट करें। सुनील आप भी एक बार। अच्छा मुदासिर अब आपने करेक्ट कर लिया। ये इसलिए तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको यहाँ पे कि एग्जाम में आप गलत ना करो। चलिए ठीक है, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया। अच्छा कुछ लोग कुछ कम, इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट बहुत कम आया है। सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। हाँ अब सबका करेक्ट आने लगा। अब सबका करेक्ट आने लगा। जिसने जिसने ये नहीं देखा विच वन इज फॉल्स, उनको लगा कि क्या इफेक्टिव डिमांड इज व्हेन नीड इज अकॉम्पनीड विद परचेजिंग पावर, और उन्होंने ये पढ़ा एब्सोल्यूट डिमांड इज व्हेन नीड इज, उन्होंने लगा कि ये तो गलत है, ये सही है। कहाँ सही है? 3 ऑप्शन, बहुत लोगों ने 3 ऑप्शन स्टार्टिंग में मारा है। बट ये ऑप्शन आपने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, ये क्या पूछ रहा है? विच वन इज फॉल्स, तो फॉल्स इज दिस ओनली 2। ये आपका माइंड खोलने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पुट किया है। मुझे पता है कि आपको ये पता है, ये पता है, बट उसके बाद भी आपके एग्जाम प्रेशर जब होता है ना, तो हम लोग इस चीज को गलत करते हैं। यस आई हैव नॉट सीन फॉल्स, इसीलिए तो मैंने बोला कि आप एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करिए। गुरदीप यस, तभी तो मैं जान रहा था कि आप लोग सही करोगे, बट आपने क्वेश्चन सही से रीड नहीं किया है। ओके ठीक है, चलिए ये आपका 9th क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। प्लीज आप लोग सबको इस क्वेश्चन को करेक्ट करना। ठीक है, अभी सबका सही आ रहा है, सबका करेक्ट आ रहा है अभी। ओके इरशाद आप एक बार फिर से पढ़ो पूरा क्वेश्चन, आपको समझ आएगा कि आपने कहाँ गलत किया है। बहुत लोगों का 3 आ रहा है और बहुत लोगों का 4 आ रहा है। ठीक है, जिनका 3 आ रहा है उससे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 क्यों गलत है? अच्छा सुनील आपका 1 आया, तो आपने आगे का ऑप्शन नहीं पढ़ा क्या? सॉरी सर, क्वेश्चन मिसरीड। बेस्ट क्वेश्चन सर, थैंक यू, कीप अहेड with every class like it. One sure thanks a lot, you are great। अरे I am not great, you people are great। अच्छा ठीक है, चलिए अब आपका ये ऑप्शन मैं बता दूं कि दिस इज 4th ऑप्शन इज द करेक्ट। क्यों?
क्योंकि प्राइस इज द कॉज एंड क्वांटिटी डिमांड इज द इफेक्ट। इसको मैंने कितना अच्छे से लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है। प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी डिमांड इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी करेक्ट है। Independent variables are also called exogenous variable while dependent variable are called endogenous variable, ये भी correct है। That's why option 4 is the correct। अब आप लोग एक बार मुझे अपना स्कोर बताएं। I done all sir। मुदासिर आपने एक तो गलत किया था ना, जो मैंने आपको बोला था कि आप फिर से सही करें। वानी I don't know anything about economics। अच्छा, फिर भी आपने कितना करेक्ट किया वानी, आप बताएं मुझे। आई डन 3। आपको इकोनॉमिक्स का कुछ भी आइडिया नहीं था, फिर भी आपने 3 करेक्ट किया। वंडरफुल। ठीक है, ये मेरी गलती है कि मैंने आप लोगों को, मुझे लगा कि नोट्स आप लोगों को मिल चुका है, बट आप लोगों को नोट्स नहीं मिला था। आज क्लास के बाद आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग उस नोट्स को रिवाइज करेंगे, रिकॉर्डेड सेशन को एक बार फिर से देखेंगे, और इस क्वेश्चन को जो भी मैं करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप करते रहेंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं पे आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, मैं यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। ओनली 4 विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट। फयाज अहमद, आपने 4 करेक्ट किया। वंडरफुल। अब अपने कॉन्सेप्ट, हाँ मैं ग्रुप में ही सेंड करूंगा। आई डन ओनली 1 रॉन्ग। यूनिस, ओके वंडरफुल। चलिए, आप सब ने बहुत अच्छा स्कोर किया। किसी का 9/9 आया है क्या? 9 आउट ऑफ 9 किसी का भी आया है? 9 आउट ऑफ 9? सर आई डन 5। अच्छा, आपने 5 किया। रिकॉर्डेड सेशन प्लीज। 8/9, ओके 8/9। मुदासिर, अब आपको लग रहा होगा ना, आप 9/9 ला सकते थे अगर आप उस क्वेश्चन को सही से रीड करते। तो आपने उस क्वेश्चन को सही से रीड नहीं किया और गलत कर दिया। यही होता है एग्जाम प्रेशर में। एग्जाम में क्या होता है कि हमें 100% चीज आते हुए भी हम उस चीज को करेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत करना होगा, आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होगा। इकोनॉमिक्स पहले नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपने, यूनिस आपने इतना करेक्ट किया। अरे वंडरफुल। कौन सर? क्वेश्चन बोलिए फिर से। क्वेश्चन हो तो गया? सर मैं अभी ज्वाइन हुआ। अच्छा, आप अभी ज्वाइन किए हैं, तो ठीक है, आप रिकॉर्डेड सेशन एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये तो पूरा मैंने 9 क्वेश्चन अभी करवाया है पूरा क्लास में। प्लीज, आपका क्लास तो 8 o'clock स्टार्ट हो रहा था ना, तो प्लीज आप लोग टाइम पे ज्वाइन कर ले। आपको फिर मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन अलग से कैसे कराऊंगा, फिर सारे स्टूडेंट्स का टाइम बर्बाद हो जाएगा ना। तो मैं आपको, कोई नहीं सर। ठीक है, मैं आपको क्लास के बाद रिकॉर्डेड सेशन भेज दूंगा। ठीक है, तो आप ये देख लेंगे और यहाँ से आप क्वेश्चन अपना करेक्ट करके बता देंगे कि आपने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया है और कितना इनकरेक्ट किया है। सर आपका लेक्चर ग्रेट है, थैंक यू। चलिए, आज का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन पार्ट। अब हम लोग थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक जब आपका ओवर होगा, फिर उस पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे और आपको समझ भी आता रहे। ओके, थैंक यू। चलिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग, आपको डिमांड के बारे में तो थोड़ा पता चल गया। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है ना, वो किसका आता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आता है। ठीक है, अब किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या बोल रहे हैं। इलास्टिसिटी टर्म कुछ नहीं है। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी का सिर्फ सिंपल सा मतलब होता है, इलास्टिक का मतलब होता है चेंज। अगर आप ये समझ रहे हैं चेंज, इस बेसिस पे चेंज, तो आपका इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इलास्टिसिटी वर्ड जैसे ही दिमाग में आपके आए, आपको चेंज वर्ड अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, ये इफेक्टिव डिमांड और एब्सोल्यूट डिमांड, ये आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। तभी तो हम लोग इलास्टिसिटी का बात करेंगे कि डिमांड इलास्टिसिटी का बात क्या करते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी, हाउ मच परसेंटेज चेंज। अच्छा, ओके, हाउ मच परसेंटेज चेंज, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं और किस तरीके से डिमांड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर होता है प्राइस।
प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होता है? तो इनवर्स प्रोपोर्शनल Inverse. रिलेशन होता है। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा दिया, ये आप लोगों को क्लियर है। अब सेकंड चीज देखते हैं हम लोग। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है एक सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब पता है क्या होता है? मतलब किसी के बदले में कुछ और आप यूज कर सकते हैं, उसी को तो आप सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। इसको और से भी डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको एंड से डिनोट And. करते हैं। ठीक है, हाउ मच टी एंड कॉफी, अरे वाह वंडरफुल, आपने मेरा सेशन देखा है टी एंड कॉफी। ओके ठीक है, अभी समझते हैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है और कैसे इस पे डिमांड पे इफेक्ट आता है, किस चीज को चेंज करने से। अच्छा, अगर मैं बोलूं काऊ मिल्क, और अगर सब कोई काऊ मिल्क यूज करता है, ठीक है, काऊ मिल्क का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? पाउडर्ड मिल्क। Powder milk. पाउडर्ड मिल्क, ठीक है, यस सर। जो मार्केट में पाउडर्ड मिल्क भी आने लगा है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है और ये आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। Substitute. ठीक है, अब आप होंगे कॉम्प्लीमेंट्री कार एंड ऑयल, पेन एंड इंक। ओके ओके, मिल्क वाल, वंडरफुल। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आप बहुत सही बता रहे हो। ओरिजिनल प्रोडक्ट है ये आपका और ये आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करूं, अगर मैं, चलिए मैं इसे पूछता हूं, अगर मैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करूं तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा कि, सॉरी, ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? Increase. अगर मैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर रहा हूं तो लोग क्या करेंगे? ओरिजिनल प्रोडक्ट की milk. तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? Yes sir. जाएंगे, जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूट्स के केस में क्या होता है? सब्स्टिट्यूट के केस में ये होता है कि अगर आप सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के प्राइस को आप इंक्रीज करते हैं तो लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होता है। ठीक है, बट अगर मैं कॉम्प्लीमेंट के केस में पूछूं, कॉम्प्लीमेंट में जैसे मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क के साथ कॉर्नफ्लेक्स लोग लेता है। Yes sir. ठीक है, अब अगर मैं ये आपका कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट है और ये आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर मैं कॉर्नफ्लेक्स का प्राइस इंक्रीज करूं तो क्या लोग क्या करेंगे? अगर बहुत कॉर्नफ्लेक्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो लोग कॉर्नफ्लेक्स यूज करना छोड़ देंगे। तो जब लोग कॉर्नफ्लेक्स यूज करना बंद करेंगे तो उसके साथ कॉर्नफ्लेक्स के साथ जो मिल्क लेते थे उस मिल्क का तो डिमांड कम हो जाएगा ना। अगर Increase हो आप, जाएगा. हाँ, अगर कोई फैमिली डे लीटर 1.5 लीटर मिल्क लेती है जिसमें हाफ लीटर मिल्क वो कॉर्नफ्लेक्स का यूज करने के लिए लेती है। ठीक है, अब क्या है, सर प्लीज इनको बोलो म्यूट करने के लिए। हाँ प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं कॉर्नफ्लेक्स का प्राइस अगर इंक्रीज करता हूँ तो लोग क्या करेंगे? कॉर्नफ्लेक्स यूज करना बंद करेंगे या अपने डिमांड को कम करेंगे। तो जब कॉर्नफ्लेक्स यूज करना बंद करेंगे या कम करेंगे तो उसके अगेंस्ट में जो मिल्क लेते थे उस मिल्क का भी तो डिमांड कम हो जाएगा ना। तो Yes sir. जब कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड क्या होता है? Decrease. डिक्रीज। ठीक है, तो ये Yes. होता है सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको नोट्स में लिख भी रखा है, ये देखिए सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट्स का क्या मतलब होता है? रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, काउ मिल्क सब्स्टिट्यूट्स इज पाउडर मिल्क, लाइक ट्रैवलिंग बाय ऑटो इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ट्रैवलिंग बाय बस। ठीक है, तो इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, सर फिर से एक्सप्लेन करो। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेट, मैं यहाँ पे अभी आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद भी नहीं समझ आता है तो मैं अलग पेज में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि काउ मिल्क आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है और पाउडर्ड मिल्क आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, अब क्या है कि अगर पाउडर्ड मिल्क के प्राइस को आप इंक्रीज करेंगे तो लोग क्या करेगा? इसका कोई सब्स्टिट्यूट अगर मार्केट में अवेलेबल है तो लोग उसको यूज करने लगेगा, तो लोग काउ मिल्क को यूज करने लगेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ओरिजिनल प्रोडक्ट, इसका डिमांड बढ़ गया ना सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज Yes. करके। तो यहाँ पे यही तो मैंने लिखा, इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, मतलब कि अगर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी जो डिमांड होगा ओरिजिनल प्रोडक्ट का वो इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिक्रीज होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, टी एंड शुगर। ठीक है, टी एंड शुगर, टी क्या है आपका?
ओरिजिनल प्रोडक्ट, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? चाय के साथ हम लोग शुगर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम चाय के प्राइस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, सॉरी शुगर के प्राइस को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो अगर प्राइस शुगर का बहुत इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि चाय का जो डिमांड होगा वो घटेगा। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई, जो आप दुकान पे जाओगे तो पहले आपको जो 10 रुपए का चाय मिलता था, अब शुगर का प्राइस बहुत इंक्रीज हो गया तो अब चाय 15 रुपए का मिलेगा। तो अब जो लोग 10 रुपए अफोर्ड कर सकते थे चाय के लिए, लेकिन वो 15 रुपए अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं चाय के लिए, तो डिमांड क्या हो गया? चाय का घट जाएगा ना। तो कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होता है कि अगर कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करते हैं तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड डिक्रीज होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है? यहाँ पे ठीक उल्टा होता है सर कि चाय हाँ बोलिए। सर चाय यहाँ पे मतलब हमारा नेसेसरी प्रोडक्ट होता है ना, हाँ मतलब हाँ तो हम इसकी डिमांड मतलब अगर ये लेना ही लेना है हमें, मतलब कोई इंसान चाय पीता है उसको तो अगर पीनी ही पीनी है, अगर उसका अगर प्राइस वो, अगर एक मिनट, ये एक एग्जाम्पल कि अगर वो 4 टाइम चाय पी रहा है, ठीक है, और अगर कोई गरीब पर्सन है जिसके पास 50 रुपीज है कि वो एक दिन में अफोर्ड कर सकता है, उसको अगर 12 रुपीज का चाय मिल रहा है, लेकिन अगर चाय का दाम 15 रुपीज हुआ तो कहीं ना कहीं ये डिक्रीज तो होगा ना, हाँ यस सर डिक्रीज यस होगा, है ना? वही मैं खरीदनी तो बोल रहा हूँ। खरीदनी। हाँ, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे, ढेरों सारे एग्जाम्पल है जो अभी मैंने आपको कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क का दिया। आप इसका यस एग्जाम्पल सर ले सकते हो, कार और गैसोलीन का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कार के साथ पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है तो लोग क्या करेगा? धीरे धीरे कार को लोग डिक्रीज, कार का डिमांड, जैसे लोग कार रखे हुए हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा, अगर प्राइस बढ़ जाता है पेट्रोल का तो लोग क्या करता है? उतना कार यूज नहीं करता है, क्योंकि जो यस मिडिल सर क्लास फैमिली है उन पे तो इफेक्ट आता है ना। जो रिच क्लास फैमिली, इकोनॉमिक्स जो होता है ये डिमांड और सप्लाई पे चलता है, और डिमांड और सप्लाई ये जनरली मिडिल और लोअर क्लास फैमिली के बेसिस पे ही होता है। रिच क्लास का थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, उनको प्राइस चेंज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नहीं होते हैं ऐसे। ठीक है। तो सर ये जो आप, कॉम्प्लीमेंट में हाँ सर जो कॉम्प्लीमेंट में इसमें बोथ कमोडिटीज डिपेंडेंट होना चाहिए ईच अदर, मतलब जैसे हाँ, पेट्रोल बोथ कार। कॉमोडिटी, यस, एक दूसरे पे डिपेंड होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का तो बात ही नहीं करेंगे, अगर इंडिपेंडेंट का होगा तो वो तो अलग अलग, तो वो तो फिर वो कॉन्सेप्ट हो गया कि प्राइस इंक्रीज करने पे डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिमांड तभी तो मैंने कॉम्प्लीमेंट में चेंज लिखा है एंड कि उसके साथ वो उस पर डिपेंड होना चाहिए, और सब्स्टिट्यूट में भी लिखा है और, ठीक है। तो यस सर यस तो अब आप बताइए कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर आया। यस सर आया तो समझ। अब जब समझ आ गया तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यस सर कॉन्सेप्ट चेक कर रहा हूँ। प्राइस एंड डिमांड moves in opposite direction in case of substitute, and price and demand moves in same direction in case of complement. Which is false? प्राइस एंड डिमांड मूव इन 1, अपोजिट 2, डायरेक्शन। both, none. ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चेक है। सर आई थिंक सर बोथ इज फॉल्स, बोथ इज फॉल्स। ओके ठीक है, एक बार आप लोग सबको एक चैट कॉलम में आंसर देंगे। प्राइस एंड डिमांड मूव इन, प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। माइक म्यूट करो प्लीज। हाँ प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि फिर जब रिकॉर्डेड देखेंगे तो आप लोग को ही प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, और बैक नॉइज आता है। बोथ रॉन्ग, ओके, मीन्स ऑप्शन, ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या होगा? आंसर क्या होगा? किस पे टिक करेंगे आप? तो ऑप्शन आप फिर से बोलिए यहाँ लिखा तो मैंने 1 2 3 4। सर, दूसरा ऑप्शन पढ़ के बोलिए फिर से। अच्छा, प्राइस एंड डिमांड मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस एंड डिमांड मूव्स इन सेम डायरेक्शन इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, विच इज फॉल्स? ऑप्शन 1 ओनली 1, ऑप्शन 2 ओनली 2, ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन 4 नन। क्या होगा करेक्ट? ओनली फर्स्ट वन फॉल्स है। ओनली फर्स्ट वन फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है।
जिसने जिसने 3 बोथ फॉल्स। बोथ फॉल्स, जिसने जिसने 3 बताया है उन सबका करेक्ट है। अभी आप ये देखो कि जब मैंने आपको क्या बताया, सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट के केस में मैंने क्या बताया कि अगर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का आप प्राइस अगर इंक्रीज करते हैं तो डिमांड क्या होगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा। यस सर। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है? सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। तो सब्स्टिट्यूट के केस में सेम डायरेक्शन होगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के केस में क्या दे रखा है, ऑपोजिट डायरेक्शन दे रखा है, ये गलत हो गया। कॉम्प्लीमेंट के केस में मैंने क्या बताया है आप लोगों को कि अगर आप कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट के प्राइस को अगर इंक्रीज करते हैं तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ये बताइए कि ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट के केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। यस सर। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या दे रखा है, सेम डायरेक्शन, ये भी गलत हो गया। तो इसलिए ऑप्शन 2 भी करेक्ट, ऑप्शन 1 भी रॉन्ग, तो ऑप्शन 3 इज बोथ 1 and 2 फॉल्स। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये बताएं किसको किसको ये समझ आया। यस, थैंक्स, गुड, आई एम राइट। यस गुरदीप, आपका सही था। ओके, गुड क्वेश्चन। यही मैंने आपको कल बताया था कि मैं बीच बीच में आपसे कॉन्सेप्ट चेक भी पूछूंगा कि कुछ भी समझ आता है नहीं आता ये देखते हैं, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में कभी गलत करेंगे नहीं करेंगे। अब आपको सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट से समझाइए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है मैं समझा देता हूँ। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, आप चैट कॉलम में बताएंगे, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स, ये आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है और इसके कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट कॉर्नफ्लेक्स है। मिल्क आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो अगर कॉर्नफ्लेक्स के प्राइस को अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो आपका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि जब कॉर्नफ्लेक्स के प्राइस को आप इंक्रीज करेंगे तो लोग कॉर्नफ्लेक्स कम यूज करना शुरू करेगा। तो जब लोग कॉर्नफ्लेक्स कम यूज करेगा तो उसके साथ जो लोग मिल्क यूज करते थे वो मिल्क का डिमांड नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो डिमांड होगा वो तो डिक्रीज हो जाएगा ना। तो यही है कॉम्प्लीमेंट के केस में कि जब आप कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो प्राइस एंड डिमांड मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। समझ आया? आगे समझ, ठीक है, गॉट इट सर, ओके। चलिए ठीक है, फिर ये हमारा सेकंड और थर्ड फैक्टर्स देखा हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट के केस में और कॉम्प्लीमेंट के केस में, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। So we can say that there is a positive relationship between demand and price and demand in substitute. Yes, अरे wonderful, मीर इकबाल आपने बहुत सही बोला। Yes, there is a positive relationship in substituted product and there is negative relationship in case of complement. Yes, okay, wonderful. चलिए ठीक है, जो हमारा थर्ड फैक्टर, फोर्थ फैक्टर देखते हैं। फोर्थ फैक्टर इनकम लेवल। इनकम का डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा आप लोग बताएं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेस्ट एग्जांपल पेट्रोल एंड कार इन कॉम्प्लीमेंट। यस यस, वंडरफुल। यस, इनकम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि जब लोगों के पास इनकम बढ़ता है तो लोग ऑब्वियस सी बात है उस चीज का डिमांड करते हैं। इनकम कम होता है तो लोग का डिमांड क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। फिफ्थ क्या होता है, कंज्यूमर्स डिजायर, टेस्ट एंड प्रीफरेंस। इसका क्या इफेक्ट होगा डिमांड पे? डायरेक्टली। डायरेक्टली, जब कंज्यूमर्स का टेस्ट या प्रेफरेंस होता है तो वो डिमांड करते हैं। अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट ही है, आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास क्या है कि आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं है या आपके लिए वो प्रेफर्ड प्रोडक्ट नहीं है, उसका प्रेफरेंस आप नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली आप उस चीज का डिमांड नहीं करेंगे। तो डिमांड इस चीज पे भी डिपेंड करता है, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। डिमांड इनकम लेवल पे भी डिपेंड करता है, डिमांड सब्स्टिट्यूट्स के केस में भी डिपेंड करता है, डिमांड कॉम्प्लीमेंट के केस पे भी डिपेंड करता है और डिमांड प्राइस पे भी डिपेंड करता है। तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना वो इन सब चीज को कंसीडर करते हैं, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस को भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि कंज्यूमर ही तो डिमांड करता है, तभी तो डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है।
तो अब मैं आपसे पूछूं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट चेक। डिमांड और यहाँ पे कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। डिमांड और यहाँ पे इनकम, ठीक है। ये 1 2 विच इज करेक्ट? ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन। कौन सा करेक्ट है? प्लीज चैट कॉलम में प्लीज आप लोग माइक ऑफ कर लें। अरे किसी का 2 आया है। 2 कैसे? दोनों ही करेक्ट है, बोथ। देखिए ये क्या है, कंज्यूमर्स का जैसे जैसे प्रेफरेंस इंक्रीज हो रहा है डिमांड इंक्रीज हो रहा है, कैसे जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रहा है डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ही ग्राफ जब दे देता है ना तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बट अगर एक बार आपने समझ लिया तो इस तरीके के ग्राफ से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसको आप क्लियर कर लेंगे। आई अगेन राइट सर। ओके गुरदीप, हाँ आपका दोनों ही करेक्ट है, 1 and 2, और पिछले वाला भी क्वेश्चन आपने करेक्ट किया था। बहुत लोगों ने करेक्ट किया है बिकॉज बोथ है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। यस, positive relationship between them. That's why as it get larger, consumers taste and preference gets increases, so demand increases. As income increases, demand increases. ठीक है। अब चलिए मैं आपको जितना भी अभी पढ़ाया हूँ वो उसका मैं आपको नोट्स एक बार दिखा देता हूँ। ये सब कुछ नोट्स में भी प्रोवाइडेड है। The difference between normal goods and inferior goods मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बीच का मैं डिफरेंस समझाऊंगा भी आपको। धीरे धीरे हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इनकम लेवल। इनकम लेवल पे मैंने यहाँ पे लिखा है हाउस होल्ड इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड ऑफ गुड्स। ये करेक्ट है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गुड। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर विल डिमांड और डिजायर अ गुड इफ एंड ओनली इफ ही और सी हैज अ टेस्ट फॉर दैट गुड। तो जब उसके वो उस चीज का टेस्ट, उस चीज का प्रेफरेंस करेगा तो उस चीज का डिमांड करेगा। तो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनकम लेवल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए यहाँ पे मैंने जिसको अगर मैथ्स में दिक्कत है, जिसको थोड़ा सा ग्राफिकल समझ नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये ग्राफ बना रखा है। ये देखिए वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे इस ग्राफ का क्या मतलब होता है, एज एक्स गेट्स लार्जर वाई गेट्स लार्जर। जैसे जैसे एक्स बढ़ता है वैसे वैसे वाई भी बढ़ता है। यहाँ पे क्या होता है, एज एक्स गेट्स लार्जर वाई गेट्स स्मॉलर। जैसे जैसे एक्स को बढ़ाते हैं वैसे वैसे वाई क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया? इस यहाँ तक में कोई डाउट? नो सर। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो अभी मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप लोग मेरे से आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और कि जिनका फर्स्ट क्लास है अगर उनको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार प्लीज रिकॉर्डेड सेशन देख लें। रिकॉर्डेड सेशन देखने के बाद भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे एक बार पूछ सकते हैं। सर लास्ट की फिगर प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा लास्ट की फिगर में एक्सप्लेन कर दूं, ये वाला फिगर, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है ये देखिए, जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है y भी बढ़ रहा है, तभी तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, वेट, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है वैसे वैसे y क्या है, घट रहा है। यहाँ पे अगर x है ना तो y देखिए यहाँ पे है, अगर यहाँ पे x है तो y यहाँ पे है, तो y धीरे धीरे घट रहा है। तो इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर मैं इसी जगह पे प्राइस लिख दूं, ये प्राइस और ये आपका डिमांड, तो ये करेक्ट हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप प्राइस को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका डिमांड क्या होता है, घटता है, और जैसे जैसे प्राइस को घटाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, डिमांड आपका बढ़ता है। ओके, ठीक है। हाउ एक्सीडेंट इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्लीज एग्जाम्पल सर। ठीक है, बता देता हूँ। और किसका किसका सर, फर्स्ट लेक्चर ग्रुप में अपलोड कर दो, कोई शक नहीं। आपके क्लास में सर कोई शक नहीं। ओके सर, लास्ट की फिगर एक्सप्लेन करूँ? मैंने एक्सप्लेन कर दिया लास्ट की फिगर, फर्स्ट लेक्चर में अपलोड बिल्कुल कर दूंगा अपलोड। ठीक है, थैंक यू यूनिस। और सर एक्सप्लेन फार्मूला, कौन सा फार्मूला मैं एक्सप्लेन करूँ? एजाज अहमद, हाउ, और मुदस्सिर अहमद, हाउ एक्सीडेंट इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, ठीक है ठीक है। पहले आप बताएं कौन सा फार्मूला आपने पूछा एक्सप्लेन करने? ये वाला फार्मूला QX इज इक्वल टू A माइनस PP। ठीक है, आपने, आपका ये फर्स्ट क्लास है क्या? ये वाला फार्मूला मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ये आप एक बार देख लेना रिकॉर्डेड सेशन में। इसको मैंने, जो भी लास्ट क्लास में बच्चे होंगे शायद उनको पता होगा, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, मैथ्स का यूज करके, कैसे मैथ्स में y इक्वल टू mx प्लस c होता है, उस चीज का यूज करके मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसको एक्सप्लेनेशन में प्लीज, अगर नहीं समझ आता है रिकॉर्डेड सेशन के बाद फिर मुझे बताना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। और किसी ने पूछा एक्सीडेंट, देखिए कोई भी चीज, एक्सीडेंट क्या है? आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड नहीं है ना। एक्सीडेंट्स जब होता है तो आदमी का क्या होता है, बजट बिगड़ता है। तो जो भी चीज आदमी के बजट को बिगाड़ता है वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम को डिसइक्विलिब्रियम में लेके आएगा। तो जिस भी चीज से आपका, जो आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड नहीं होता है, तो वो सब कुछ क्या होता है कि आपके मार्केट को इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम में लेके आता है। इसीलिए मैंने उसका एक्सीडेंट का एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नो सर, अरे बहुत, अगर कुछ बहुत मेजर एक्सीडेंट कहीं पे होता है, ठीक है, मेजर एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ भी, कोई बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ, तो वहां पे पहले, अगर वहां पे अगर डिमांड किसी चीज का, सपोज करिए वहां पे डेटॉल, वहां पे जो भी और भी जो भी सब्सटेंस होगा, अगर इन सब चीजों का डिमांड, अगर सब मिला के 10 यूनिट्स का डिमांड होगा, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स का, तो अचानक से क्या होगा, मेडिकल इक्विपमेंट्स का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और जब वहां पे रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होगा या कुछ होगा जिससे बहुत सारे फैमिली इफेक्टेड होंगे, तो वो लोग, अगर मान लीजिए कि वो लोग अगर पिकनिक पे जाते होंगे, रेस्टोरेंट जाते होंगे, या कहीं कहीं पे वेरिएबल जगह पे जाते होंगे, तो फॉर सम टाइम इनका ये सब चीज बंद हो जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं ये इनके नॉर्मल लाइफ को इफेक्ट किया ना। तो इस जगह पे डिमांड क्या हो गया, घट गया। इन सब चीजों का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो मार्केट आपका डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में आया कि नहीं आया? ओके, थैंक यू सर। ठीक है, समझ आ गया आपको। ठीक है, तो आई थिंक कि आज का क्लास आप लोगों को समझ आया होगा। जो भी बच्चे मेरे फर्स्ट क्लास नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग वो क्लास एक बार रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे। मैं अभी सर से बोल दूंगा उसको डाल देने के लिए आपके ग्रुप में, और कोशिश करूंगा मैं ही डाल दूं, और इसका भी रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप अभी मेरे को बता सकते हैं, वरना मैं अब क्लास को कंक्लूड करता हूँ। अब फिर हम लोग, आपको एक लेक्चर प्लान मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग इस क्लास को आगे एक्सटेंड करेंगे। और किसी को कुछ भी डिमांड करना है तो आप भी मेरे को से बता सकते हैं, जैसे गुरदीप ने जो बताया था। आई अप्रिशिएट गुरदीप फॉर दिस। ओके, थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू गुरदीप। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग सबका डाउट क्लियर हो गया तो ओके, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ये एमसीक्यू मैं आपको करवाऊंगा, कुछ एमसीक्यू अभी आगे जब सिलेबस और एक्सटेंड होगा तो मैं और एमसीक्यू ग्रुप में भी सेंड करूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, हमें रोज यहीं पे एमसीक्यूज करवाए ना। बिल्कुल। मैं जो सिविल सर्विसेज का बैच लेता हूँ ना, उसमें तो पूरा ही मैं पास्ट 20 ईयर्स का जितना भी एमसीक्यू वगैरह होता है ना, सब कुछ मैं करवाता हूँ। आपके बैच में भी मैं पूरा ही एमसीक्यू करवाऊंगा, यहीं पे करवाऊंगा। कुछ एमसीक्यू जो बहुत ज्यादा हो जाएगा उसको मैं कुछ कुछ ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है, हाँ सर, एमसीक्यूज करने से थोड़ा बूस्ट होता हाँ, है। थोड़ा बूस्ट मिलता है, बिल्कुल मिलेगा, आप लोगों को बूस्ट मिलेगा ही एमसीक्यू करने से। और मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं एमसीक्यू करवाता हूँ। पढ़ने की चाह बढ़ जाती है जब कोई। यस यस यस, जब आप कुछ गलत करते हो तो आपको समझ आता है। चलिए, सर वो ही ना, चेक हो जाता है, यहीं पे चेक हो हाँ, जाता है कहाँ हम
कहाँ पता है कहाँ नहीं पता है, सब कुछ यहीं पे चेक होता बिल्कुल, बिल्कुल। सर पीडीएफ बना के सेंड भी कर देना ग्रुप में। बिल्कुल मैं सेंड कर दूँगा, डोंट वरी, मैं सब कुछ सेंड कर दूँगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चलिए, है। ओके। मतलब एक और बात हाँ, ओके हाँ, ओके बोलिए। सर हमारे नोट्स मतलब जो हम पढ़ते हैं नोट्स हमें इसके मिलेंगे अच्छे से? हाँ, हाँ, आपको इसके नोट्स मिलेंगे। हाँ, ताकि मतलब हम अगर इन्हीं नोट्स को पढ़े आप तो हमें समझ आए। मैं जो आपको यहाँ पे हम- नोट्स दे रहा हूँ ना, ये नोट्स अभी मैं आपको पीडीएफ में अपलोड कर दूँगा, आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, ये सारे नोट्स। ओके? थैंक यू ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, बाय। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।